सहन में हल्की फुल्की खैखों की आवाजें गूंज रही थी। कजिन्स हस्बे मामूल एक दूसरे को छेड़ने में लगे हुए थे और इनकी ज्यादा तवज्जो जिमल को तंग करने पर थी। अनाया ने आंखों में शरारत की चमक लिए जिमल की तरफ देखा और चहक कर बोली, जिमल, तुम्हें शहीर भाई को देखते ही इतनी घबराहट क्यों होने लगती है? जिमल ने फौरन नाक चढ़ाते हुए जवाब दिया, मैं क्यों घबराऊं भला? आखिर वो कौन सा कोई डरावना इंसान है? राबिया हंसी रोक न सकी और फौरन बोल पड़ी, हाँ, डरने की तो बात नहीं, लेकिन याद रखो वो सिर्फ हमारे भाई नहीं, तुम्हारे होने वाले शौहर भी हैं। ये सुनते ही जिमल का चेहरा मजीद बिगड़ गया। वो तेज लहजे में बोली, बस करो तुम लोग, हर वक्त मेरा मजाक बनाने के अलावा और काम ही नहीं है तुम्हारे पास। अनाया ने हंसते हुए छेड़खानी जारी रखी, अरे हम तो मजाक ही कर रहे हैं, इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाती हो? वैसे भी जब शहीर भाई वापस आएंगे ना, तो तुम जरूर किसी कोने में छुपती फिरोगी। जिमल ने गुस्से में पैर पटका और धमकी दी, अगर अब एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं सीधी जाकर चाची को सब शिकायत लगा दूंगी। ये सुनकर सब कजिन जोरदार खैखका मारकर हंस पड़े, जबकि जिमल मुंह फैलाए हुए तेजी से अंदर की तरफ चल दी। अंदर दादी और चाची आराम से बैठकर बातें कर रही थी कि जिमल भागती हुई आई और दोनों के पास आकर जमीन पर बैठ गई। जिमल ने फरियादी लहजे में कहा, दादी देखे ना, ये सब मुझे छेड़ रहे हैं, कहते हैं कि मेरा निकाह हो चुका है, तो अब मैं छोटी नहीं रही। चाची ने मुस्कुराकर इसके गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोली, अरे मेरी बच्ची, वो तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये बात भी सही है कि तुम अब पहले जैसी मासूम सी बच्ची नहीं रही। जिमल ने घबराकर फौरन कहा, मगर मेरी रुखसती तो अभी 2 साल बाद है ना, फिर अभी से ये बातें क्यों शुरू हो गई हैं? दादी ने नरमी से इसका हाथ थामा, जाने दादी, ये सब जिंदगी के नए मरहले की तैयारियां हैं। वक्त के साथ इंसान बदलता भी है और समझदार भी बनता है। इतना कहकर दादी ने इसे प्यार से अपने साथ लगा लिया और जिमल ने आहिस्ता से अपनी आंखें झपकी, जैसे वो अब भी इस सारी छेड़छाड़ से घबराहट महसूस कर रही हो, मगर दिल के किसी कोने में हल्की सी मुस्कुराहट भी छुपी हुई थी। माँ ने नरमे से इसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, निकाह के बाद लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा संजीदगी भी आ जाती है। हंसी मजाक अपनी जगह, मगर जिम्मेदारी का दरवाजा भी खुल जाता है। रुखसती बाद में सही, मगर निकाह तो हो चुका है ना। जिमल ने नजरें जमीन पर गिरा दी, पल्लो उंगलियां में फंसाकर घुमाते हुए धीमी आवाज में बोली, तो क्या अब मैं हंस नहीं सकती, शरारत नहीं कर सकती? क्या निकाह के बाद सब बदल जाता है? चाची मुस्कुराकर इसके करीब हुई और प्यार भरे लहजे में कहा, अरे नहीं मेरी जान, कोई तुम्हारी हंसी नहीं छीन रहा, हंसो, खेल कूद भी करो, ये सब तुम्हें छेड़ रहे थे, दिल पर ना लो। जिमल ने मुंह बसोरते हुए हाँ में सर हिलाया और भारी कदमों से सहन से उठकर अंदर चली आई। लेकिन कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि किचन से उठी मीठे की गरम गरम खुशबू ने इसकी सारी नाराजगी का जादुई तरह से सफाया कर दिया। वो फौरन ट्रे के पास पहुंची और बर्फी उठाकर मजे से खाने लगी, जैसे कुछ हवा ही ना हो। ये खाक में बर्फी दूसरे से मुसलसल दुपट्टा ठीक करती हुई वो सोफे पर आकर टिक गई। चेहरे पर कजिन्स की शरारतों की हल्की सी खफकी अब भी बाकी थी, मगर मीठा मुंह में जाते ही इसके तासीरात नरम पड़ते गए। इसी दौरान राबिया चुपके चुपके चलते हुए इसके करीब आई और शरारत से बोली, वाह भाई जिमल बीबी, अभी कुछ देर पहले तो इतना गुस्सा दिखा रही थी और अब देखो बर्फी पर ऐसे टूट पड़ी हो जैसे सारी नाराजगी मीठे ने पिघला दी हो। जिमल चौंक गई। इसने फौरन पलके झपकाए और बर्फी हाथ के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की। वो जल्दी से बोली, तो क्या हुआ, मीठा खाने में कौन सी बड़ी गलती है? राबिया खैखके लगाते हुए पास बैठ गई और बोली, गलती तो नहीं, बस बात यह है कि पहले तुम कितनी नाजुक सी गुड़िया जैसी दिखती थी और अब निकाह के बाद तो लगता है जैसे मीठा भी तुमसे डरकर खुद ही हाथ में आ जाता हो। जिमल ने होठ दबाते हुए इसे घूरा, मगर आंखों में छुपी मुस्कुराहट इसे पूरी तरह झटलाने नहीं दे रही थी। राबिया ने माने खैज अंदाज में इसे ऊपर से नीचे देखा और हंसते हुए बोली, और अब तो देखो जिमल बीबी, सिर्फ 2 साल में कितना हेल्थी वर्जन बन गई हो। लफ्ज़ हेल्थी पर इसने इतना जोर दिया कि जिमल ने फौरन मुंह बना लिया। जिमल बेजारी से बोली, तुम्हें तो हर बात में मुझे छेड़ने की आदत है, बस करो ना राबिया,
राबिया ने आंखें मटकाते हुए सरगोशी में मजीद नमक छिड़का। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, शहीद भाई को जरा से भी मोटी लड़कियां पसंद नहीं आती। ये जुमला सुनते ही जिमल का हाथ हवा में ही रुक गया। बर्फी प्लेट में रखते हुए वो घबराकर बोली, क्या? ये बात किसने कही? तुम्हें किसने बताया? राबिया खरखका लगाकर इसके बराबर बढ़ गई। अरे बस यूं ही पता चल गया, आखिर फौजी आदमी है, हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। इन्हें तो दुबली पतली स्मार्ट लड़कियां ही ज्यादा भली लगती हैं। जिमल ने होठ भींच लिए। बकवास बंद करो राबिया, ये सब तुमने खुद से बनाया है। मगर अंदर ही अंदर इसका दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे किसी ने सख्त बात दिल में घोंप दी हो। राबिया ने शरारत में इजाफा करते हुए जिमल की प्लेट अपनी तरफ खींच ली। चलो अब ये बर्फी मुझे दे दो, कहीं ये तुम्हारी सेहत पर मजीद अच्छा असर न डाल दे। जिमल ने फौरन प्लेट वापस खींची। हाथ भी मत लगाना मेरी प्लेट को, और वैसे भी किसने कहा कि मैं मोटी हो गई हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर वो मुंह फुलाई तेजी से अपने कमरे में घुस गई। कमरे में दाखिल होते ही इसने आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखना शुरू किया। इसने दुपट्टा खंडों से हटाया, अपनी कलाई घुमाकर नापने की कोशिश की, फिर कमीज का पल्लो कमर पर रखकर सांस खींची। क्या मैं वाकई मोटी हो गई हूँ? आईने में अपना अक्स देखते ही इसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें उभर आई। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, राबिया झूठ क्यों बोलेगी? वो तो मेरी बहन जैसी है। अगर इसने कहा है तो शायद वाकई कोई फर्क पड़ा है। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी, आंखों के कोने नम हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड के किनारे जाकर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा थामकर सोचने लगी। अगर शहीद को मोटी लड़कियां पसंद नहीं तो मुझे देखकर वो क्या सोचेंगे? अगर इन्हें मैं अच्छी ही न लगी तो? ये अनजानी घबराहट इसके सीने में भरने लगी, जैसे कोई वजनी बोझ अंदर बैठ गया हो। वो आहिस्ता से बेड पर लेट गई, तकिए को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। आंखें बंद करते हुए वो मध्यम आवाज में जैसे खुद से बात करने लगी। शायद मुझे वाकई अपना ख्याल ज्यादा रखना चाहिए। शायद। जिमल ने नम आंखों के साथ खुद को जैसे यकीन दिलाना चाहा। नहीं, मैं इनके सामने हरगिज नहीं जाऊंगी, न किचन में, न सहन में, न मेहमान खाने में, कहीं भी नहीं। जब वो आएंगे तो मैं अपने कमरे से बाहर खनक में नहीं रखूंगी, बस मैं छुप कर रहूंगी। ये कहते ही इसकी पलकों पर आंसू चमक बनकर उतर आई। वो आहिस्ता से बेड के कोने में सिमट कर बैठ गई, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटते हुए, जैसे खुद को ही संभालने की कोशिश कर रही हो। रात भर एक अजीब से खामोशी फैली हुई थी। हवेली नुमा घर वसी और अरीज होने के बावजूद बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर कहीं से जहांगीर की मुसलसल आवाज रात के सन्नाटे को और भी नुमायां कर रही थी। इसी वक्त बानो बेगम अपने कमरे में बैठी तस्बीह के दाने गिन रही थी कि अचानक फोन बज उठा। स्क्रीन पर शहीद का नाम रोशन होता देखकर इनके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई। उन्होंने फौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ से बेटे की मानूस मगर थकी हुई आवाज आई, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बानो बेगम की आवाज खुशी से भर गई। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, हम सब ठीक है, तुम सुनाओ कब आ रहे हो? शहीद ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर धीमे लहजे में बोला, अम्मी मैं कल घर पहुंच जाऊंगा, छुट्टी मिल गई है, इंशाल्लाह सुबह तक रवाना हो जाऊंगा। बानो बेगम की आंखों में खुशी की चमक फैल गई। सच? अरे माशाल्लाह, मेरा बेटा घर आ रहा है। कॉल खत्म होते ही वो तकरीबन खुशी में खिल उठी। फौरन उठकर सहन की सिमत चल पड़ी, जहां दादी और बाकी खवातीन अभी जाग रहे थे। वो जैसे खुशखबरी का ऐलान करती हुई बोली, अरे सुनो सब लोग, हमारा शहीद कल घर पहुंच रहा है, जरा तैयारी कर लो। हवेली को अच्छे से सजा देते हैं, रोशनियों से जगमगा उठे सारा घर। दादी ने खुशी से सुभान अल्लाह कहा और बाकी ख्वातीन ने भी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए काम संभालने की तैयारी शुरू कर दी, जैसे हवेली में एक नए खुशी भरे दिन ने कदम रखने का फैसला कर लिया हो। यह खुशखबरी सुनते ही पूरे घर में जैसे खुशी की एक हलचल मच गई। खजीनों तो बाकायदा उछल पड़ी, क्योंकि शहीद हमेशा की तरह सबके लिए तोहफे लेकर आता था। दादी ने शुक्राने का कलमात अदा किए और बाकी ख्वातीन भी मिसरत में एक दूसरे से बातें करने लगी। अब सब अगले दिन की तैयारियों में मसरूफ हो गई, मगर इस तमाम शोर और खुशी के बीच जिमल के दिल पर एक अलग ही बोझ उतर आया था। वो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी,
सबकी आवाजें साफ सुन रही थी। इसने अपने हाथ मजबूती से मुट्ठी में भींचते और आहिस्ता से दिल में कहा, सब कितने खुश हैं कि वो आ रहे हैं, लेकिन मैं इनके सामने नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। इसकी सांसें बेतरतीब हुई। अगर अगर उन्होंने मुझे देखकर नापसंद कर लिया तो, अगर इन्हें मैं अच्छी ना लगी तो। वो खुद को समझाने की कोशिश करते हुए भी यकीन नहीं दिला पा रही थी। नहीं, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, कुछ भी हो जाए। इसकी आंखों में चमकदार नमी भर आई और वो आहिस्ता से बेड के कोने पर बैठ गई। इसके चेहरे पर डर, बेयकीनी और घबराहट की मिलीजुली कैफियत नुमाया थी, जैसे उसका दिल किसी अनजाने खौफ ने जकड़ लिया हो। अगले दिन दोपहर के वक्त हवेली के बड़े दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी तो पूरे घर में एक नई जिंदगी से दौड़ गई। सब लोग लपक कर बाहर आए। जैसे ही शहीद यूनिफॉर्म में गाड़ी से उतरा, पूरा माहौल खुशी के नारों से गूंज उठा। बानो बेगम तेजी से आगे बढ़ी, बेटे के सर पर हाथ फेरा और दुआएं देने लगी। दादी ने इसे गले से लगाकर माथे पर प्यार भरा बोसा दिया। कजिन्स की तो जैसे पुरानी शरारतें जाग उठी। कोई इसका बैग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई हंसी हंसी में इसका जूतों की तारीफ कर रहा था और कोई मजाक में कह रहा था कि पहले तोहफे दो फिर घर में दाखिल होना। शहीद हल्की मुस्कुराहट के साथ सबकी बातें सुनता रहा। थका हुआ होने के बावजूद आंखों में घर वापस आने की खुशी साफ झलक रही थी। शहीद सबको मुस्कुराकर जवाब देता जा रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी अब भी छाई हुई थी, जो हमेशा इसकी तासीर का हिस्सा रहती थी। थोड़ी ही देर में इसका लाया हुआ सामान खोला गया तो कजिन्स खुशी से चीख उठी। कोई अपनी नई घड़ी को संभाल रहा था, कोई पर्स लहराकर सबको दिखा रही थी और कोई हंसी में कह रही थी कि शहीद भाई, अगली बार मेरा तोहफा डबल होना चाहिए। इसी में बानो आंटी ने अचानक चारों तरफ देखते हुए कहा, अरे जिमल कहाँ है, कहीं नजर ही नहीं आ रही। शहीद लम्हा भर को सोच में पड़ गया, लेकिन फौरन सर झटक कर चैन से बैठ गया। इसे अब भी यही गुमान था कि जिमल शायद वही शर्मीली बच्ची सी लड़की होगी, जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से किसी बात पर फर्क नहीं पड़ता। सहन में खरखरों, बातों और खुशी की आवाजें गूंज रही थी, मगर इस हंगामे से बिल्कुल अलग जिमल का दरवाजा अंदर से बंद था। वो अपने कमरे की खिड़की के पर्दे की ओट में छुपी खड़ी नीचे का मंजर देख रही थी। सबके हंसते चेहरे, शहर की आमिद की रौनक और हर तरफ फैली मिसरत, लेकिन इस सब में इसके लिए एक भी जगह न थी। इसके दिल की धड़कन पे काबू थी, मगर टांगे जैसे जमीन से चिपक गई थी। न वो नीचे जाने की हिम्मत कर पाई और ना ही किसी ने इसे याद किया। शहीद भी हंसी मजाक में उलझा रहा। ना इसने खिड़की की तरफ देखा, ना इसने जिमल के मुताल्लिक पूछने की जरूरत महसूस की। जिमल ने बेबसी से अपने लब दबाकर आंखें जोर से बंद कर ली। दिल पर पहले से मौजूद बोझ जैसे और बढ़ गया। इधर नीचे सहन में सब इसके गिर्द जमा थे, कजिन सवालों में मसरूफ, ख्वातीन खैरियत पूछने में, और शहर सबकी तवज्जो का मरकज बना बैठा था, सिवाय इस एक के जिससे रिश्ता सबसे मजबूत था और मुलाकात सबसे जरूरी। हंसी मजाक और तवायफ की चहल पहल ने पूरे माहौल को खुशगवार बना दिया था। कुछ देर सबके साथ वक्त गुजारने के बाद शहीद सीधा अपने कमरे की जानिब चला गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। नीचे कजिन्स अब भी तोहफों में मगन थे, मगर जिमल के कमरे में एक भारी खामोशी बसी हुई थी। थोड़ी देर बाद राबिया आहिस्तगी से इसके कमरे में दाखिल हुई। वो जिमल के पास बेड के किनारे बैठी हुई थी। नरम लहजे में बोली, जिमल तुमने आज कुछ खाया क्यों नहीं और नीचे भी नहीं आई, सब पूछ रहे थे। जिमल ने तकिए को मजीद जोर से अपने सीने से चिपकाया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। मुझे भूख नहीं थी। राबिया ने हैरानी से इसे देखा। भूख नहीं थी या फिर तुमने जानबूझकर नीचे आना ही पसंद नहीं किया? जिमल ने एक दबी सी आह भरी, जैसे बहुत कुछ छुपाना चाहती हो। मैं बस ऐसे ही नीचे नहीं आई, दिल नहीं चाह रहा था, मूड नहीं था। राबिया ने इसकी तरफ देखते हुए महसूस किया कि बात इतनी सादा नहीं है, मगर जिमल ने नजरें झुकाकर अपनी उलझनों को लफ्जों में आने ही ना दिया। शाम ढल चुकी थी। सहन में सब फिर इकट्ठे बैठे बातों और खैखों में मसरूफ थे।
मगर जिमल अब भी अपने कमरे की तन्हाई में कैद थी। ऐसे में दरवाजा आहिस्ता से खुला। अनाया हाथ में ट्रे थामे अंदर आई, जिससे गर्म खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो बेड के पास आकर नरमी से बोली, जिमल, ये लो, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, भूख वाकई नहीं लग रही या कुछ और बात है? जिमल ने धीरे से पलकें उठाई, मगर आंखों में तेजी नमी फौरन छुपा ली। पता नहीं, दिल ही अजीब सा हो रहा है। अनाया ने ट्रे सामने रखते हुए सर थोड़ा सा इसकी तरफ झुकाया। तुम यूं तन्हा बैठकर खुद को और ज्यादा परेशान कर रही हो। अगर दिल भारी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी खामोशी समझ सकती हूँ। जिमल ने बेइख्तियार होठ काट लिए। शायद वाकई दिल में बहुत कुछ दबकर रह गया था। जिमल ने मुंह बसलते हुए जोर से नफी में सर हिलाया और धीमी नखाहत भरी आवाज में बोली, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो बहुत मोटी हो गई हूँ, मुझे अब हर हाल में दुबला होना है। अनाया ने हैरत से आंखें फैला दी। ओ खुदा की बंदी, भूखे रहने से कोई पतला होता है? पागल हो गई हो क्या? वो ट्रे मेज पर रखते हुए मजीद नरमी से बोली, डाइट अलग चीज है, मगर यूं खाना छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वैसे भी तुम कहाँ मोटी हो, बिल्कुल ठीक लग रही हो। जिमल ने बेयकीनी से पलकें झपकी, जैसे दिल को जरा सा सहारा मिला हो, मगर फौरन ही जिद्दी अंदाज में नजरें चीर कर दूसरी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर खामोश रहकर इसने सोचते हुए अनाया की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, अनाया प्लीज, तुम मेरे लिए ये काम करोगी? अनाया चौंक कर मुस्कुराई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या चाहिए? जिमल ने हिचकिचाहट से नजरें झुका ली। मेरे नॉवेल्स कल गलती से मैंने वो समीर के कमरे में रख दिए थे। अगर शहीर ने इन्हें देख लिया ना तो वो बहुत डांटेगी मुझे। राबिया तो वैसे ही बार बार मेरे नॉवेल्स गायब कर देती है, इसलिए मैंने वहां छुपा दिए थे, लेकिन अब वो मुझे चाहिए, तुम प्लीज ला दो। अनाया हंस पड़ी। अरे बस इतनी सी बात, ठीक है अभी ले आती हूँ। फिर जैसे जहीन में कुछ याद आया तो रुकी और बोली, बस 1 मिनट, पहले अम्मी का दिया हुआ किचन वाला काम निपटा लो, फिर सीधी शहीद भाई के कमरे में जाकर तुम्हारा नॉवल ले आऊंगी। ये कहकर वो ट्रे उठाते हुए बाहर निकल गई। जिमल बेचैनी से दरवाजे को तकती रही। इसके दिल की धड़कन जैसे हर गुजरने वाले लम्हे के साथ तेज हो रही थी। या अल्लाह, शहीद कमरे में ना हो और उन्होंने वो नॉवल ना देखे हो। दिल ही दिल में वो बार बार यही दुआ करती रही। इसी दौरान शहीद नहाने के बाद वॉशरूम से बाहर निकला। इसके बालों से अभी तक पानी के खतरे टपक रहे थे। बाजू पर तौलिए से पानी झाड़ते हुए वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे के बीचों होते ही घर के अंदर खामोशी गहरी होती गई। आखिरकार पूरे घर में सिर्फ 2 लोग रह गए, जिमल और शहीद। जिमल ने दिल ही दिल में सुकून की सांस ली। शुक्र है, कम से कम आज तो सुकून से पढ़ लूंगी। लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि यह खामोश दिन इसकी जिंदगी का आम दिन नहीं रहने वाला था। हवेली के आखिरी दरवाजे के बंद होते ही शोर जैसे धीरे धीरे हवा में घुल गया। पूरा सहन इतना परसुकून हो चुका था कि दूर कहीं बर्तनों की हल्की सी टन भी साफ सुनाई दे रही थी। जिमल किताबें सीने से लगाए बाहर आई और पत्थर के फर्श पर बैठ गई। गहरी सांस लेकर इसने खुद से आहिस्ता कहा, अब तो सुकून है, शायद अच्छे से पढ़ पाऊं। किताब खोलकर जैसे ही वो सवालात पर झुकी, ज़हन फौरन भटकने लगा। कभी कलम हाथ से फिसल जाता, कभी निगाह बार बार घड़ी पर जा रुकती, कभी सफ़े धुंधले लगते। वो बेजारी से बड़बड़ाई, ये सवाल तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा और मैम ने कहा था कि ये लाजमी आएंगे। इसने पेशानी थाम ली जैसे दिमाग में धुआं सा भर गया हो। इसी वक्त हवेली के दूसरे हिस्से में शहीद ने भी आराम करने की कोशिश की, मगर नींद इसके पास भटक भी नहीं रही थी। लंबी ड्यूटी की थकावट के बावजूद इसे अजीब से बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ होने वाला हो या शायद कोई मुसलसल इसकी सोचों के गिर्द मंडला रहा हो। जिमल ने दोबारा सवाल हल करने की कोशिश की, मगर हर बार जवाब अधूरा रह जाता। आखिर इसे गुस्सा सा आया और वो भराए हुए लहजे में बोली, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? चंद लम्हे गुजरे ही थे कि इसके ज़हन में यह ख्याल चमका। दिल धड़कने लगा, शहीद से पूछ लूं। पहले तो दिल ने इसे रोका, फिर अगले ही पल किसी अनजानी हिम्मत ने इसका हाथ थाम लिया।
वो किताब नीचे से उठाकर आहिस्ता आहिस्ता शहीर के कमरे की तरफ चली। दलान में इसके कदमों की मध्यम छाप गूंज रही थी और दिल तो जैसे फसलें तोड़ देने पर तुला हुआ था। दरवाजे पर पहुंचकर इसने धीरे से दस्तक दी। कोई जवाब न मिला तो वो और भी हिचकिचाती हुई अंदर दाखिल हो गई। शहीर सोफे पर नींद लेटा हुआ था, चेहरे पर थकावट, हाथ में मोबाइल, मगर निगाह जैसे इसके दाखिल होते ही सब भूल गई हो। जिमल चंद सानिये चुप खड़ी रही, फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर किताब इसके सामने खोल दी। आवाज मध्यम थी मगर लरसती हुई नहीं, छुपी। वो प्लीज मुझे ये सवाल समझा दे, बस एक ही है। बाबा से पूछ लेती, मगर घर में कोई भी नहीं। शहीर ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी घबराई हुई आंखें, झुका हुआ सरापा और मासूमाना बेबसी देखकर इसके चेहरे पर हल्की सी ना चाहते हुए भी नरमी उतर आई। वो मोबाइल एक तरफ रखकर सीधा बैठा और नरमी से बोला, आओ बैठ जाओ, मैं समझाता हूँ। इसके लहजे में पहली बार वो सख्ती नहीं थी जिससे जिमल हमेशा डरती थी, बल्कि ये अनोखी सी शफकत और खामोशी सी मेहरबानी थी। जिमल बहुत आहिस्तगी से सोफे के किनारे पर बैठी, जैसे जगह लेने की भी इजाजत मांग रही हो। किताब इसने शहीर के करीब रख दी, मगर हाथ अब भी कांप रहे थे। दिल की धड़कन बेतरतीब थी, मगर आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की चमक थी। शायद अब ये मुश्किल सवाल इसके जहन में बैठ जाए। शहीर ने तहमील से समझाना शुरू किया। एक बार पूरी वजाहत की, फिर दूसरी बार और भी आसान मिसाल देकर समझाया, मगर जिमल के माथे की शिकन जूं की तो रही। वो हर लफ्ज सुन भी रही थी और फिर भी नहीं सुन पा रही थी। आंखें सफ़े पर थी, मगर जहन कहीं और भटक रहा था। परेशानी, खौफ और हिचकिचाहट मिलकर इसकी समझने की सलाहियत ही खा गई थी। तीसरी बार समझाते हुए शहीर के लहजे में हल्की सी सख्ती उतर आई। वो थोड़ा सा आगे झुका और झंझलाकर बोला, जिमल, तुम ध्यान क्यों नहीं दे रही? आखिर बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? इसकी सख्त आवाज जिमल के वजूद में गहराई तक उतर गई। वो सहम गई, जैसे किसी ने अचानक इसके दिल पर हाथ रख दिया हो। पलकें काम गई और सांस अटक सी गई। शहीर ने किताब बंद करके इसे घूरा और एक सवाल अचानक इसकी तरफ उछाल दिया। आवाज में सख्ती कम मगर तासीर ज्यादा था। चलो बताओ, तुम्हारे इन नावलों में जब हीरो हीरोइन से नाराज होता है तो हीरोइन इसे कैसे मनाती है? जिमल की सांस जैसे सीने में फंस गई। इसके हाथ लरजने लगे और अगले ही लम्हे आंखों से आंसू फिसलकर गालों तक बह निकले। वो कांपते हुए होंठ खोलकर बोली। जिमल ने गले खुश्क होते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, वो हीरो की गोद में बैठ जाती है और इसके गाल पर एक किस कर देती है। इसके कहते ही शहीर की भवें लम्हा भर को बेख्तियार उठ गई। फिर इसके होठों के किनारों पर एक दबी हुई तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता से बोला, कमाल है, ये सीन तो तुम्हें फौरन याद आ गया और एक मामूली सा सवाल तुमसे हल नहीं हो रहा। इसने किताब बंद की और दानिस्ता सख्ती से कहा, रुको, अभी चिच्चा को बताता हूँ तुम्हारी ये हरकतें। ये सुनते ही जिम्मल का रंग एकदम उड़ गया। वो भुगलाकर फौरन आगे को झुकी और जल्दी से बोली, नहीं प्लीज नहीं, बाबा को मत बताइएगा, वो तो मुझे वाकई मार ही डालेंगे। इसकी आवाज सच्ची घबराहट से लरज रही थी। आंखें खौफ से फैल गई, जैसे किसी ने इसके अंदर छुपा राज खोल दिया हो। शहीर चंद लम्हे इसे खामोशी से देखता रहा। इसकी लरजती पलकें, कपकपाहट, डर, सब जैसे इसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर इसने गहरी सांस ली और नरम मगर शौकी से भरा लहजा इख्तियार किया। अच्छा ठीक है, चिच्चा को नहीं बताता। लेकिन वो थोड़ा आगे झुका। आवाज में शरारत की धीमी सी लहर उतर आई। बदले में तुम मुझे वैसे ही मनाओगे जैसे तुम्हारी नावलों में हीरोइन अपने हीरो को मनाती है। जिमल का दिल एक धड़कन के लिए रुक सा गया। इसने आंखें झपकी और बेयकीनी से इसे तकने लगी। चेहरे पर घबराहट वाज़ा थी, जैसे इसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो। इसके लब हल्के से कपकपाए और दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। वो सिर्फ यही सोच पाई कि क्या वो वाकई ये चाह रहा है जैसे इसने ठीक से सुना ही ना हो। लब कपकपा गए। शहीर ने इसकी खामोशी देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ किया, आती हो या मैं अभी फोन करूं चिच्चा को? ये सुनते ही जिमल घबराकर फौरन उठ खड़ी हुई, मगर अगले ही लम्हे शहीर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वो संभलने से पहले ही इसकी गोद में आ बैठी।
जिमल का दिल धड़कने लगा, सांसें एक सी गई। कुछ लम्हे वो यूं ही साकित रही, फिर ऐसे ही झुककर शहीर की गाल पर किस करने लगी। जिमल ने गाल पर किस देकर चेहरा ऊपर उठाया और संभलते हुए उठने ही लगी थी कि अचानक शहीर ने इसे कमर से पकड़कर मजीद करीब खींच लिया। इसके लबों पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी और वो धीमे लहजे में बोला, बस इतना ही करती है हीरोइन। जिमल के गाल लाल हो गए, नजरें झुकाकर हल्की आवाज में बोली, नहीं वो हीरो की गर्दन पर भी किस करती है। ये कहते हुए इसका दिल जैसे सीने से बाहर आ रहा था, मगर फिर भी वो आहिस्तगी से भरी और शहीर की गर्दन पर नरम बोसे देने लगी। शहीर की सांसें एक पल को रुक सी गई और इसके लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट गहरी होती गई। शहीर ने इसकी नरमी और झुझक को महसूस करते हुए एक लम्हे की भी देर न की, इसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने लब इसके लबों पर रख दिए। जिमल के हवास जैसे मुअत्तिल हो गए, आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि जिमल को यूं लग रहा था जैसे पूरा कमरा इसकी सांसों की आवाज से भरा हुआ हो। शहीर के करीब आने से ही इसके हवास बिखरने लगे थे और जब इसने जिमल को अपने बाजुओं में लिया तो लम्हा वाकई थम सा गया, जैसे वक्त ने खुद को इनके लिए रोक लिया हो। जब शहीर ने आहिस्तगी से इसके चेहरे से फासला बढ़ाया तो जिमल की पलकें खुद ब खुद झुक गई। गाल शर्म से दहकते हुए महसूस हो रहे थे। वो सांस बेहाल करते हुए मध्यम आवाज में बोली, आप तो बिल्कुल नॉवल के हीरो की तरह बहुत रोमांटिक हैं। शहीर की आंखों में शरारत भरी चमक उभरी, मगर इसके लहजे में नरमी और यकीन था। वो धीरे से झुककर बोला, अभी तो कुछ भी नहीं देखा तुमने। रुखसती के बाद तुम्हें असल में समझ आएगी कि मैं कैसा हूँ। जिमल जैसे चौंकी और उठने लगी, मगर शहीर ने नरमी से इसकी कलाई थामकर इसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? वो मध्यम मगर गहरे अंदाज में बोला, यही रहो मेरे पास। जिमल ने बेख्तियार नजरें चुराई, मगर इसके दिल में अजीब सी गर्मजोशी दौड़ गई। शहीर की आवाज मजीद धीमी हुई, और याद रखो तुम अब मेरी हो। मुझे पूरी इजाजत है तुम्हें अपने करीब रखने की, तुम्हें प्यार करने की, तुम्हारे दिल की धड़कन को अपने पास सुनने की। ये सुनते ही जिमल का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। वो खामोशी से वापस बैठ गई। इसके वजूद में खौफ नहीं, एतमाद और अपनायत की नरम सी लहर फैल चुकी थी। इसके लहजे में नरमी भी थी और एक मजबूत सा एतमाद भी, जो जिमल के दिल की धड़कन को और तेज कर गया। वो नजरें झुकाए, लब भीगे हुए सांसों के साथ चुपचाप बैठी रही। शहीर ने इसकी घबराहट देखकर हौले से मुस्कुरा दिया और इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अब तुम ऐसे ही पढ़ाई करोगी मेरे पास बैठकर, ताकि तुम्हारा ध्यान बिखरे नहीं। जिमल ने किताब खोली तो कोशिश तो पूरी थी, मगर दुपट्टा बार बार इसके रेशमी बालों से फिसलकर चेहरे और किताब के बीच जा जाता। वो हर बार जल्दी से इसे दुरुस्त करती, मगर वो फिर भी उलझता रहा। शहीर कुछ देर इसे देखता रहा, फिर नरमी से झुका और दुपट्टा उठाकर एक तरफ रख दिया। जिमल चौंकी और हैरान नजरों से इसे देखने लगी। शहीर ने पुरसुकून निगाहों के साथ कहा, अब ये तुम्हें तंग नहीं करेंगी, आराम से पढ़ो। वक्त गुजरता रहा और आखिरकार जिमल के चेहरे पर समझ आने की खुशी की एक हल्की सी झलक उभरी। शहीर ने इसे देखा तो लबों पर शरारत उभरी। अच्छा ये बताओ, 2 सालों में क्या खाया था? काफी हेल्दी हो गई हो तुम। जिमल ने फौरन मुंह बना लिया, जैसे इस बात पर जरा सा बुरा मान गई हो। मैं मोटी नहीं हुई, बस थोड़ी सी फूल गई हूँ, और मुझे तो पता है ना कि आपको पतली लड़कियां ही पसंद होती हैं। यह कहकर वो होंठ फुलाकर दूसरी तरफ देखने लगी, जैसे वाकई रूठ गई हो। शहीर ने आहिस्तगी से इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। इसकी आंखों में नरमी और पुरसुकून गहराई थी। ये किसने कह दिया तुम्हें? मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो, जैसी भी हो। जिमल की आंखें एक पल को काम गई। वो जवाब देने लगी ही थी कि शहीर इसके इतने करीब आ गया कि जिमल को अपनी धड़कन कानों तक सुनाई देने लगी। इसकी आवाज बहुत धीमी मगर महसूस होने लायक थी। अपनी शक्ल देखो तो, रूप में भी कितनी प्यारी लगती हो। जिमल का दिल जैसे एकदम पिघल सा गया। इसकी सांसें बेकाबू रही, मगर अंदर एक अजीब से अपनायत और सुकून उतरने लगा, जैसे शहीर के लफ्जों ने इसके सारे अदम एतमाद को मिटा दिया हो। इस लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी थी,
मगर वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, शिरकत की, समझ की और इस रिश्ते की जिसमें वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहे थे। शहीद ने इसके करीब से पीछे हटते हुए एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर जिमल के कान के पास आकर धीमे मगर गहरे लहजे में बोला, ये लम्हा बस हमारे बीच रहे, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं, समझ गई? इसकी आवाज में सख्ती कम थी, मगर एक ऐसा एतमाद जरूर था जिसने जिमल के दिल की धड़कन तेज कर दी। जिमल ने घबराकर हल्का सा सर हिलाया, जैसे अल्फाज इसके लबों तक आकर भी रुक गए हो। अगले ही पल इसने जैसे मुश्किल से खुद को संभाला, फौरन इसकी गोद से उठ खड़ी हुई। इसके हाथ कांप रहे थे, किताब पकड़ते हुए भी उंगलियां ठीक से मजबूत नहीं हो रही थी। वो जल्दी से किताब सीने से लगाई दरवाजे की तरफ बढ़ी। चाल तेज थी, सांस बेतरतीब और दिल जैसे अभी तक अपनी जगह पर नहीं आया था। शहीद ने इसे जाते हुए देखा तो इसकी आंखों में एक दबी हुई मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो जिमल की घबराहट से लुत्फ अंदोज भी हो रहा था और इसे समझ भी रहा था। इसकी निगाहों में अजीब सा सुकून था, जैसे इसे पूरा यकीन हो कि जिमल कुछ नहीं कहेगी। इधर जिमल दरवाजे से निकलते ही तकरीबन भागती हुई अपने कमरे की तरफ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गाल गर्म थे और इसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब वाकई हुआ है। कमरे में दाखिल होते ही इसने दरवाजा बंद किया, पीठ इससे लगाई और गहरी लड़खड़ाती सांस ली। इसके चेहरे पर घबराहट भी थी, हैरत भी और कहीं न कहीं एक अनोखी सी खुशी भी। रात होने तक घर वाले शादी से वापस लौट आए थे और हवेली में फिर वही गहमा गहमी, हंसी मजाक और बातों की चहल पहल बिखर गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब जमा थे। जिमल ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और किताबें समेटने लगी। आज इसका अहम पेपर था, इसलिए वो कुछ घबराहट के साथ निकलने की तैयारी कर रही थी। वो जूते पहने ही रही थी कि शहीद ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे शहर की तरफ एक काम है। जिमल ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, पल भर को लगा जैसे वो पूछे कि क्यों, मगर फिर खामोशी से हाँ में सर हिला दिया। वो जानती थी कि बहस करना वैसे भी कोई फायदा नहीं देता। शहीद ने रास्ते भर बगैर कुछ कहे गाड़ी चलाई, मगर इसके अंदाज में यह खामोशी सी हिफाजत छुपी हुई थी जिसे जिमल भी महसूस कर रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट पर गाड़ी रुकने के बाद वो बाहर निकली ही थी कि शहीद ने शीशा नीचे करके ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारा पेपर खत्म होते ही और वापस भी तुम मेरे साथ ही आना। इसके अंदाज में एक हल्की सी हाकमाना संजीदगी थी, मगर साथ ही अजीब सी नरमी भी। जिमल ने यह सुनकर नजरें झुका ली, लबों पर हल्की दबे दबे मुस्कुराहट आ गई। आहिस्ता से सर हिलाया और बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गई। चलते हुए भी इसे महसूस हो रहा था कि शहीद की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, जैसे वो इसके हर कदम पर खामोशी से नजर रखे हुए हो। शहीद ने इसे इशारा किया कि अंदर चली जाए और जिमल आहिस्ता कदमों से यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ गई। शहीद कुछ लम्हे तक वही खड़ा इसे जाता हुआ देखता रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए गाड़ी मोड़ी और आगे निकल गया। पेपर खत्म होते ही जब जिमल गेट पर पहुंची तो वो चौंक गई। शहीद पहले से वहां मौजूद था, बिल्कुल खामोश, मगर किसी मुहाफिज की तरह इस पर नजरें जमाए हुए। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला, जिमल अंदर बैठ गई। लम्हा भर की खामोशी ने जैसे माहौल को भारी भी कर दिया और अजीब सा सुकून भी। शहीद ने गाड़ी आगे बढ़ाई और दोनों घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में चंद सानियों बाद शहीद ने हल्की नजर इस पर डाली, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोला, रात को ठीक से नींद आ गई थी ना? जिमल ने हैरत से पलकें झपकाई। हाँ, क्यों नहीं आएगी, इसने नरमी से जवाब दिया। शहीद ने हल्के से तंजिया प्यार भरे अंदाज में कहा, बस ऐसे ही, मुझे लगा होगा सोच रही हो कि तुम्हें इतना रोमांटिक शौहर मिला है। ये सुनते ही जिमल के गाल तेजी से सुर्ख हो गई। इसने फौरन नजरें झुका ली और खिड़की के बाहर सड़क को देखने लगी, जैसे हवा में शर्मिंदगी छुप जाए। घर के करीब पहुंचते ही हालात ने अचानक खौफनाक मोड़ ले लिया। दो गाड़ियां तेजी से आकर इनके रास्ते में बुरी तरह आकर रुक गई। दरवाजे खोले और चंद नकाबपोश आदमी बाहर निकलकर सीधा इनकी गाड़ी पर फायरिंग करने लगे। एक लम्हे में मंजर चीख उठा, गोलियां, धुआं, शीशा टूटने की आवाजें। जिमल का दिल हलक में आ गया, मगर शहीद वो पलक झपकने की भी फुर्सत दिए बगैर बिजली की तरह हरकत में आया।
इसने कमर से पिस्टल निकाली, गाड़ी का दरवाजा खोला और हैरान कुन महारत से एक के बाद एक हमला वार को निशाना बनाता चला गया। हर गोली इसकी तरबियत, एतमाद और गजब की शिद्दत की गवाह थी। चंद लम्हों के अंदर सड़क पर खामोशी छा गई। सिर्फ शहीर की भारी सांसें और जिमल के दिल की तेज धड़कन बाकी रह गई थी। चंद ही लम्हों में पूरी सड़क पर यह खौफनाक सा सुकूत फैल गया। गोलियों की आवाजें थम चुकी थी, मगर जिमल का दिल अभी तक धड़क रहा था। वो लड़खड़ाती सांसों के साथ गाड़ी से बाहर आई। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा बिल्कुल जर्द पड़ चुका था और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। शहीर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा, जैसे एक झटके में पूरा खतरा भूलकर सिर्फ जिमल रह गई हो। वो इसके सामने पहुंचकर नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, अरे इतनी घबराहट? इसने हल्की सी गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, आर्मी ऑफिसर की बीवी होकर तुम इतनी सी गोलियों से डर गई। इसके लहजे में शरारत भी थी, नरमी भी, और एक अजीब सा फख्र भी जो छुपाए नहीं छुप रहा था। जिमल ने पलकें झपकी, जैसे अभी भी हकीकत समझने की कोशिश कर रही हो। वो धीमी कांपती आवाज में बोली, इतनी सी? ये इतनी सी थी? इतनी सी थी आपके लिए, मेरे लिए नहीं। मैं तो समझी थी बस सब खत्म हो गया। शहीद ने इसके बयान पर नरमी से इसकी थोड़ी ऊपर की आंखों में देखकर बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं। जिमल का हलक रन गया, आंखों में पानी भर आया। वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि ज्यादा खौफनाक क्या था, हमलावर या शहीर की ये बेखौफी। और सिर्फ नरमी नहीं, इसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए फख्र भरा एतमाद भी झलक रहा था। वो दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठे घर लौट आए। जिमल के हाथ अब भी हल्के फुल्के कांप रहे थे, मगर शहीर की गुर्बत इसे एक अजीब सा हौसला दे रही थी। वो हौसला जो सिर्फ इस शख्स की मौजूदगी से मिलता है, जिस पर दिल खुद ब खुद भरोसा कर ले। शाम ढली ही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। घर के सन्नाटे में वो आवाज गैर मामूली लग रही थी। कॉल आर्मी हाफिज की थी। फोन सुनते ही शहीर के चेहरे के तासरात बदल गए। संजीदगी, जिम्मेदारी और फौरन तैयार रहने वाली वो मखसूस फौजी कैफियत इसके चेहरे पर उतर आई। वो फौरन सब घर वालों के सहन में इकट्ठा करके पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में बोला, मुझे अभी वापस जाना होगा, ऑफिस से ऑर्डर आया है। बानो बेगम की सांस जैसे एक लम्हे को अटक गई। वो फिक्रमंद नजरों से आगे बढ़ी और आहिस्ता से पूछा, बेटा कब आओगे वापस? शहीर ने गहरी सांस ली, लम्हा भर को नजरें झुकाई, फिर धीमी मगर भारी आवाज में बोला, पता नहीं अम्मी, वक्त का कुछ कहना मुश्किल है। यह अल्फाज सुनकर पूरे घर का दिल जैसे डूब गया। बानो बेगम की आंखों में नमी तैरने लगी। जिमल की पलकें लर्जी, दिल के अंदर एक अनजाना सा खौफ, बेचैनी और सवालों से भरा तूफान उठने लगा। शहीद ने सबको मुतमईन करने के लिए एक मसनवी मुस्कुराहट ओढ़ ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि तैयारी शुरू कर सके। कुछ देर बाद जिमल हिचकिचाते कदमों से इसके कमरे में दाखिल हुई। शहीद बैग पैक कर रहा था कि अचानक इसकी निगाह जिमल पर पड़ी। वो हाथ में इसकी बिल्कुल साफ सुथरी इस्त्री की हुई शर्ट थामे खड़ी थी, बहुत आहिस्तगी और एहतियात से, जैसे कोई बहुत कीमती चीज थामे हो। जिमल आगे बढ़ी और शर्ट मेज पर रखने लगी थी कि अचानक शहीद ने इसका नाजुक हाथ थामकर झटके से अपनी तरफ खींच लिया। जिमल हैरत से इसकी छाती से जा लगी। दिल एक पल को रुक सा गया। शहीद झुककर इसके कान के करीब आया। इसकी गर्म सांस जिमल की गर्दन को छू गई। वो धीमे शरारत भरे लहजे में बोला, अब सोच रही होगी कि क्या करूंगा। फिर थोड़ा करीब आकर सरगोशी की, अगले बार कुछ नया पढ़ना, थोड़ा बोल्ड, फिर देखना हम भी ट्राई करेंगे। जिमल के दिल ने जैसे उल्टा पुल्टा खाया। इसके गाल फौरन गहरे गुलाबी हो गई, नजरें नीचे को झुक गई। वो बेहद शर्मा गई थी। शहीद ने इसकी झिझक पर हल्के से मुस्कुराकर इसके बालों पर हाथ फेरा, जैसे किसी मासूम सी चीज को चूम कर संभलता हो, और फिर धीरे से निहायत नरमी से बोला, मेरी फिक्र मत करना, मैं ठीक रहूंगा, बस तुम ख्याल रखना और मेरा इंतजार। शहीद बैग थामे नीचे आया तो पूरा घर इसके गिर्द जमा था। सबने इसे भारी भारी गले लगाया, दुआएं दी और आंखों में छुपी तशवीश को मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश की। शहीद हमेशा की तरह पूरा एतमाद दिखाई दे रहा था,
मगर जिमल इसके जाते कदमों को देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो दरवाजे की चौखट पर खड़ी इसकी गाड़ी को दूर तक जाता देखती रही, जैसे हर गुजरता लम्हा इसके दिल पर बोझ डाल रहा हो। शहर के रुखसत होते ही इसके दिल में एक अजीब सी खाली जगह पैदा हो गई थी। अगले 2 दिन जिमल ने जैसे खामोशी की चादर ओढ़ ली। वो न ज्यादा बोलती न पहले जैसी चहकती नजर आती। कभी किचन में बैठे बैठे अचानक चौंक जाती, कभी छत पर खड़ी दूर खला में देखती रहती। घर वालों ने इसकी बदलती हालात महसूस की, मगर वो किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। शहर की मौजूदगी ने जैसे इसकी जिंदगी में खामोश खुशियां भर दी थी, और अब इसकी गैर मौजूदगी हर चीज को बेरंग कर रही थी। कभी कभी वो शहर की हल्की फुल्की शरारतें याद करके मुस्कुरा देती, मगर अगले ही लम्हे आंखों में नमी भर आती। इसे एहसास हो रहा था कि चंद दिनों की गुर्बत ने इसके दिल में शहर की मुस्तकिल जगह बना दी है, ऐसी जगह जिसके बगैर अब सांस लेना भी भारी लगता था। एक रात तन्हाई कुछ ज्यादा ही गहरी महसूस होती तो जिमल आहिस्ता से शहर के कमरे में चली आई। इसे लगा शायद इसकी खुशबू, इसकी मौजूदगी का एहसास इसे थोड़ा सुकून दे। हाथ में अपनी नावल थामे वो बेड पर लेट गई। सफाहत पलटते हुए कब इसकी पलकें भारी हुई इसे खुद भी खबर न हुई, और वो धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। कमरे की खामोशी में सिर्फ इसकी मध्यम सांसों की आवाज गूंज रही थी। उधर दूसरी तरफ शहीर ने सबसे छुपाते हुए अचानक घर लौट आने का फैसला किया था। इसे एहसास था कि जिमल पहली बार जुदाई बर्दाश्त कर रही है, और वो इसे ज्यादा देर इस कैफियत में नहीं रहने देना चाहता था। रात की घनी तारीकी में शहीर खामोशी से हवेली के अंदर दाखिल हुआ। इसने जानबूझकर कदम आहिस्ता रखे ताकि घर का कोई फर्द जाग न जाए। सीधा वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बगैर आवाज किए खुला, और कमरे की मध्यम रोशनी में सबसे पहले इसकी नजर जिमल पर पड़ी। वो बेड पर मासूमियत से गहरी नींद में सोई हुई थी, जैसे इसकी गैर मौजूदगी ने इसे थका दिया हो। इसका चेहरा आधे खुले बालों के पीछे छुपा हुआ था। शहीद बेइख्तियार इसके करीब आया और निहायत नरमी से इसके चेहरे से बाल समेटने लगा। जिमल की सांस एकसाथ थी, पूरी तरह ख्वाबों की दुनिया में गुम। लेकिन जैसे ही शहीद ने हाथ हटाने की कोशिश की, जिमल ने नींद में ही इसकी उंगलियां मजबूती से थाम ली, जैसे वो डर रही हो कि इसे फिर छोड़ दिया जाए। इसके लरसते हुए लबों से मध्यम आवाज निकली, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं तुम्हारी आदत बन गई हूँ, तुम्हारे लम्स की भी। वो शायद पूरी तरह होश में नहीं थी, मगर इसके अल्फाज सीधे शहीद के दिल में जा उतरे। एक लम्हे को वह हैरान भी हुआ और टूटकर पिघला भी। शहीद की आंखों में बेहद नरमी उतर आई। इसे पहली बार महसूस हुआ कि जिमल की इसके लिए ये चाहत सिर्फ खामोश नहीं रही, अब वो जबान पर आ गई थी। वो धीरे से झुका, इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए इसके माथे पर हल्का सा बुस्सा दिया और सरगोशी की, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा मेरी जान। जिमल के चेहरे पर बेइख्तियार एक परसुकून सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे इसके लम्स ने इसके ख्वाबों को सुकून दे दिया हो। शहीद इस मंजर में चंद लम्हों खो सा गया, फिर मोहब्बत भरी नरमी के साथ इसकी गाल, पेशानी और पलकों पर बोसा छोड़ने लगा। जिमल नींद में ही इसके लम्स पर मजीद सिमट गई। आखिरकार शहीद ने इसे पूरी मोहब्बत से अपनी बाहों में भर लिया, इसे अपने सीने से लगाकर ऐसे थाम लिया जैसे बरसों से इसे सिर्फ इसी लम्हे का इंतजार था। कमरे की खामोशी, जिमल की मध्यम सांसें और शहर की मजबूत बाहें, तीनों ने मिलकर एक ऐसा सुकून भरा लम्हा बना दिया जो शायद दोनों ने कभी पहले महसूस नहीं किया था। जैसे वो इसे अपनी बाहों में लेकर दुनिया की हर तकलीफ, हर खतरे और हर अंधेरे से बचाने का वादा कर रहा हो। शहीद ने बहुत एहतियात से जमील को थोड़ा सा पीछे किया और आहिस्तगी से बेड पर लेटा दिया। वो एक लम्हे के लिए इसे देखता रहा, इसकी मासूम सी नींद, परसुकून सांसें और चेहरे पर उतरती नरमी जैसे इसके दिल में मजीद कुछ गहरा कर गई हो। फिर वो झुका और इसके माथे पर एक आखिरी लंबी सांसों वाला बोसा दिया, ऐसा बोसा जिसमें चाहत भी थी, दुआएं भी और एक खामोश सा एतमाद भी कि वो लौट आया है। इसके बाद वो थकन जरा कदमों से कमरे के कौच तक गया और बगैर होश के वही बैठे बैठे गहरी नींद में चला गया। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे पूरी दुनिया कुछ देर को ठहर गई हो। सुबह तकरीबन 8 बजे जिमल की आंख आहिस्ता से खुली।
वो नीम ख्वाबरदा हालत में सीधी होकर बैठ गई, अपनी आंखें मली और जैसे ही निगाह सामने उठी वो कोच पर जा थमी, जहां शहीद बेहद सुकून से सो रहा था, जैसे रात भर की थकन ने इसे यूं ही अपने आगोश में लिया हो। जिमल का दिल लम्हा भर को पिघल सा गया। इसके होठों पर बेसाख्ता एक नरम सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे पहली बार इसे एहसास हुआ हो कि कोई इसके लिए इतनी थकन और मोहब्बत के साथ ये रात गुजार भी सकता है। जिमल की आंखें हैरत से पूरी खुल गई। दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा, जैसे वक्त ने इसके कान में कोई राज फूंक दिया हो। वो बेख्तियार खुद से सरगोशी करने लगी। तो वो रात को मैं ख्वाब में नहीं थी, ये सब हकीकत थी। मैं सच में शहीद की बाहों में सोई थी। ये सोचते ही इसके गाल गर्म होकर गहरे गुलाबी रंग में बदल गए। नजरें झुक गई, मगर लबों पर हल्की सी बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। ऐसी मुस्कुराहट जिसमें शर्म भी थी, खुशी भी और एक अजीब सा सहा हुआ यकीन भी। वो दिल संभालती हुई कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गई, मगर ज़हीन बार बार रात के उस गुर्बत पर अटक जाता जिसकी याद अब भी इसकी सांसों में समाई हुई थी। कुछ देर बाद तमाम घर वाले नाश्ते की मेज पर जमा थे। हल्की हल्की गहमा गहमी बर्तनों की आवाज और सुबह की रौनक फैली हुई थी कि अचानक सीढ़ियों से कदमों की छाप सुनाई दी। सबने चौंक कर ऊपर देखा। शहीद पुरसुकून अंदाज में नीचे उतर रहा था। बानो बेगम की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ रोशन हो गई। वो फौरन उठ खड़ी हुई और प्यार भरी परेशानी से बोली, बेटा तुम कब आए, हमें बताया भी नहीं। शहीद ने हल्की सी नरमी और शरारत अमेज मुस्कुराहट लबों पर सजा ली, फिर पूरे घर को देखते हुए मुतमईन लहजे में बोला, मैं रात को आया था, काफी देर हो गई थी। मैंने सोचा आप सबकी नींद खराब करना मुनासिब नहीं होगा, चाहा कि सुबह आप सबको एक अच्छा सा सरप्राइज दो। ये कहते हुए इसने एक नजर जिमल की तरफ भी डाली, एक ऐसी नजर जिसमें राज था, इंस था और ये खामोश ऐलान भी कि वो इसे सबके सामने भी नहीं भूलता। ये सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई शहीद के करीब आया, इसे गले लगाया, दुआएं दी और देखते ही देखते हवेली का माहौल खुशी और गर्म जोशी से भर गया। नाश्ते की मेज पर हंसी, बातें और रौनक फैली हुई थी कि अचानक शहीद ने संजीदगी मगर नरमी से सबकी तरफ देखा। मैं एक अहम बात करना चाहता हूँ। इसके अंदाज में ऐसी ठहराव था कि पूरा कमरा खामोश हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी और जिमल की रुखसती जल्द अज जल्द हो जाए। यह सुनते ही सबके हाथ रुक गए। सबने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर शहर की तरफ निगाहें मरकूज हो गई। बानो बेगम ने हैरानी और तशवीश के मिले जुले लहजे में पूछा, बेटा इतनी जल्दी क्यों? शहीद ने आहिस्ता से सांस लिया, फिर नरम मुस्कुराहट के साथ बोला, अम्मी मुझे अभी चंद दिन की छुट्टी मिली है, पता नहीं फिर कब मौका मिले। ड्यूटी के साथ कुछ भी यकीनी नहीं होता, इसलिए चाहता हूँ यह खुशियों का सफर आप सबकी दुआओं के साथ जल्द पूरा हो जाए। ये सुनकर घर वालों के चेहरों पर इत्मीनान और खुशी एक साथ उभर आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे सबके दिलों में एक ही बात थी कि यह फैसला ठीक है, वक्त भी सही है। 2 दिन बाद की तारीख तय कर दी गई। पूरा घर एकदम से रोशन हो गया। हर तरफ गहमा गहमी, हलचल, ख्वातीम की तैयारियां, कपड़े, जेवर, सजावट, फिजा में खुशियों की खुशबू रच बस गई थी। जिमल हर कमरे से गुजरती तो नजरें झुकाकर मुस्कुरा देती और शहीद दूर से खामोशी से इसे देखकर खुद भी बेख्तियार मुस्कुरा उठता। रुखसती की तैयारियां जैसे सिर्फ घर को नहीं, दिलों को भी नए रंगों से भर रही थी। जिमल की सहेलियां और कजिन्स 2 दिन से इसके आसपास ही घूमती रही। कभी इसे तैयार करवाती, कभी हंसी मजाक करती, तो कभी खुद ही खिलखिलाकर माहौल खुशगवार बना देती। यूं ही वो 2 दिन हंसी, शोर और बेशुमार यादों में ढल गए। आज वो दिन था जिसका सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। जिमल की रुखसती का दिन। जिमल ने गहरी मैरून रंगत का नफीस शरारा पहना हुआ था, जिसकी चमक इसकी शर्माई हुई कैफियत के साथ मिलकर इसे मजीद हसीन बना रही थी। जेवरात की हल्की खनक और हाथों की मेहंदी इसके हुस्न में और भी नरमी भर रही थी। घर की सब लड़कियां भी सजी सवरी इधर से उधर दौड़ती फिरती, जैसे खुशियों ने पूरे घर को घेर लिया हो। रस्में, दुआएं, मसरूफियात और गहमा गहमी में दिन कब ढल गया किसी को खबर ना हुई। रात के वक्त जब कुछ पुरसुकून होने के बाद शहीद आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा,
कमरे में दाखिल होते ही इसकी नजर बेड पर बैठी जिमल पर पड़ी। दुल्हन बनी शर्म से सिमटी, पलके झुकाए, ऐसे कि खुद रात भी इस पर फख्र करे। शहीर के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। इसके चेहरे पर वो सुकून था जो बरसों बाद किसी को अपना पाने पर आता है। वो आराम से चलता हुआ जिमल के सामने आ बैठा। जिमल की पलकें लरज रही थी, सांसें थमी हुई थी और दिल बेकाबू धड़क रहा था। शहीर ने नरमी के साथ हाथ बढ़ाया और आहिस्तगी से इसका घूंघट ऊपर किया। रोशनी जैसे जिमल के चेहरे पर ठहर सी गई हो। फिर इसने बहुत संजीदगी और एतमाद के साथ इसका दुपट्टा हटाया और एक तरफ रख दिया। जिमल की सांस रुक गई, नजरें मजीद झुक गई। शहीर ने इसके इतने करीब झुककर इसे देखा कि जिमल को अपनी नब्ज भी महसूस होने लगी। इसकी आवाज भारी मगर नरम थी। जब वो बोला, ये मत सोचना कि मैं तुमसे हर बात की इजाजत लूंगा। तुम मेरी बीवी हो और तुम तक पहुंचने के लिए मुझे किसी लफ्ज की जरूरत नहीं। इसकी जबान में शिद्दत भी थी, चाहत भी और एक अजीब सी खुरबत का वादा भी। जिमल के गाल शर्म से मजीद लाल हो गए। वो लब भींच कर चुप रही, मगर इसकी खामोशी खुद एक खुद जवाब थी, कबूलियत का, भरोसे का और मोहब्बत का। शहीद ने इसकी झुकी हुई पलकों को चंद लम्हों तक देखा, फिर मध्यम आवाज में बोला, आज की रात हमें एक दूसरे को समझने की है और मैं वादा करता हूँ कि हर लम्हा तुम्हें महफूज महसूस होगा। जिमल ने धीरे से सर झुकाकर हाँ में हिलाया और कमरे में मोहब्बत का एक नया, खामोश मगर गहरा आवाज हो गया। शहीद ने जिमल की तरफ झुकते हुए निहायत सुकून और नरमी से इसके कानों की बालें उतारी। जैसे ही इसकी उंगलियां इसके नरम कान को छुई, जिमल के सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो पलके झुकाए लब काटकर खामोशी से इसके लम्स को महसूस करती रही। शहीद ने झुककर इसके कान के करीब सरगोशी की। ये जेवरात तुम पर खूबसूरत लग रहे हैं, मगर मेरे लम्स के आगे इनकी कोई कीमत नहीं। जिमल के दिल की धड़कन और तेज हो गई, इसके गाल सुर्खी से भर गए। फिर शहीद ने इसके गर्दन से भारी बाल आहिस्ता आहिस्ता हटाना शुरू किया। इस दौरान इसकी उंगलियां बार बार जिमल की नाजुक गर्दन से छू जाती, जैसे वो जेवर नहीं बल्कि इसकी रूह तक को अपने लम्स में कैद कर रहा हो। जिमल हल्की से लरज गई और इसके हाथ अपनी गोद में सिमटकर मुट्ठियों में बंद हो गई। शहीद ने मुस्कुराते हुए गर्दन पर झुककर धीरे से बोसा दिया, जैसे जेवर के निशान को अपने लम्स की महर से बदल रहा हो। इसके बाद इसने जिमल के कलाइयों से लटकन उतारने से शुरू किए। जैसे ही कंगन खनकते खनकते हुए गिरे, शहीद ने इसके नरम हाथों को दोनों हथेलियों में लेकर देर तक थामे रखा और फिर एक एक उंगली पर अपने होंठ रखता गया। जिमल ने शर्म से आंखें मजीद झुका ली, मगर दिल की धड़कन इसके कानों तक सुनाई दे रही थी। शहीद ने इसके माथे से टीका हटाया तो वहां अपने लबों का लम्स छोड़ दिया, फिर नाक के नस से छोटा सा जेवर अलग किया और जिमल की सांसें बेकाबू हो गई। शहीद ने लम्हा भर को इसे देखा, फिर गहरी सरगोशी में कहा, अब ये सब जेवरात नहीं, तुम्हारी असल जीनत सिर्फ मेरी मोहब्बत है जिमल। शहीद ने धीमे से जिमल की पिष्ट की तरफ हाथ बढ़ाया और इसकी चोली की डोरी खोल दी। जिमल के वजूद में एक लर्जा सा दौड़ गया, इसकी सांसें बेतरतीब होने लगी और पलकें मजीद झुक गई। शहीद ने जैसे ही वो बंधन खोला तो अपनी चाहत की शिद्दत में इसकी नाजुक पिष्ट पर अपने लब रखे, बरसों की एक लड़ी छोड़ते हुए इसे अपनी खुरबत की मेहर दे दी। जिमल ने हल्की सी सुसुक्की दबाई और दोनों हाथ बेख्तियार अपनी गोद में सख्ती से भींच लिए। शहीद लम्हा भर रुका, इसकी सांस जिमल के कान के करीब टकराई और मध्यम लहजे में बोला, तुम्हारी ये झुझुक मुझे मजीद दीवाना बना रही है जिमल। जिमल की झुझुक में ये कैसी मासूमियत थी जो शहीद के दिल को एक अजीब सी नरमी से भर रही थी, जैसे वो इस लम्हे इसे तोड़ कर संभालना चाहता हो। इसके कानों के पास शहीद की गर्मी सांसों का लम्स जमील के वजूद में हल्की सी कपकपी दौड़ा गया और वो दिल के बेकाबू धड़कने को संभालने की पूरी कोशिश करती रही। शहीद की हर हरकत में यह खामोश सी मोहब्बत छुपी थी, जैसे वो इसे यकीन दिला रहा हो कि अब इसकी पूरी दुनिया सिर्फ वो है, सिर्फ वो जिमल। जिमल ने पलकें मजीद झुका ली, मगर इसके लबों पर एक निहायत हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे वो बगैर कहे ही शहीद के एहसासात का जवाब दे रही हो। कमरे की खामोशी में दोनों के दरमियान वो बेनाम सी खुरबत फैल गई, जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। शहीद ने एक एक करके जिमल की उंगलियों पर अपने लब रखे तो जिमल की सांस लरस गई।
इसने शर्म से आंखें मजीद झुका ली, मगर दिल की धड़कन इसके कानों तक सुनाई दे रही थी। शहीद ने इसके माथे से हल्के से लगा जेवर हटाया और वही अपने लम्स की नरमी से महल छोड़ दी। फिर जब इसने नथ उतारी तो जिमल की सांसें बेकाबू से हो गई, जैसे इसके दिल ने लम्हा भर को धड़कना भूल ही गया हो। शहीद ने इसे चंद लम्हों तक खामोशी से देखा, फिर धीरे से सरगोशी की। ये जेवरात नहीं, तुम्हारी असल जीनत मेरी मोहब्बत है जिमल। इसने निहायत एहतियात और नरमी से इसकी पिष्ट की तरफ हाथ बढ़ाया और चोली की डोरी खोली तो जिमल के पूरे वजूद में एक हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। इसकी पलकें मजीद सिमट गई और सांसें बेतरतीब होकर रह गई। शहीद ने इसकी नाजुक पिष्ट पर बेहद नरमी से अपने लब रखे, जैसे अपनी चाहत को लफ्जों के बगैर बयान कर रहा हो। जिमल के लबों से दबी सी सुसक्की निकली और इसके हाथ अपनी गोद में भींच कर रह गए। शहीद चंद लम्हों के लिए रुका। इसकी गर्म सांस जिमल के कानों के करीब ठहरी और इसने भारी मगर मध्यम लहजे में कहा, तुम्हारी ये झुझक मुझे तुम्हें और भी संभालने पर मजबूर कर देती है जिमल। इसी लम्हे जिमल ने महसूस किया कि इन दोनों के दरमियान ये खामोश सी गुर्बत फैल रही है, ऐसी जो लफ्जों की मोहताज नहीं थी, सिर्फ दिल महसूस कर सकता था। फिर अचानक शहीद उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अलमारी की तरफ चला गया। चंद लम्हे बाद इसके हाथ में एक निहायत नाजुक और बारीक सा लिबास था, जो कमरे की मध्यम रोशनी में सितारों की तरह चमक रहा था। वो खामोशी से वापस आकर जिमल के करीब बैठ गया। जिमल की पलकें अब भी झुकी हुई थी, जैसे समी भी इसकी शर्मीली नजरें देखने से गरेजा हो। शहीद ने नरमी सी मुस्कुराहट के साथ वो लिबास इसकी तरफ बढ़ाया और भारी चाहत से भरा लहजा इख्तियार करते हुए बोला, ये पहन कर आना, मैं तुम्हें इस रूप में सिर्फ अपने लिए देखना चाहता हूँ। जिमल के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। इसने कपड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसकी लरजती उंगलियां साफ दिखाई दे रही थी। शहीद ने वो लर्जिश महसूस की तो इसके होठों पर बेख्तियार एक गहरी परसुकून मुस्कुराहट फैल गई, जैसे इसे जिमल की हर झुझक, हर कमजोरी, हर लम्हा अजबर हो। जिमल ने वो लिबास पहनकर जब बाथरूम से बाहर कदम रखा तो शर्म के मारे अपने दुपट्टे को खुद की गिर्द लपेट लिया। वो धीरे धीरे चलती हुई बाहर आई, कदम जैसे खुद ब खुद रुक रहे हो। शहीद इसके करीब आकर ठहर गया। इसने जिमल के चेहरे को दोनों हाथों में थामा और चंद लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा, ऐसे जैसे पूरी दुनिया एक लम्हे को ठहर गई हो। फिर वो धीरे गहरे लहजे में बोला, अब बताओ, पढ़ना आसान था या इस लम्हे को जीना? जिमल की सांस एक लम्हे को रुक गई। इसने आहिस्तगी से सर झुकाकर मुस्कुरा दिया, जैसे दिल कह रहा हो कि ये लम्हा लफ्जों से कहीं ज्यादा हसीन है। वो धीमी आवाज में सिर्फ इतना कह सकी, जीना कहीं ज्यादा मुश्किल भी है और कहीं ज्यादा खूबसूरत भी, या फिर रोमांस करना आसान है। शहीद के सवाल पर जिमल की पलकें पहले से भी ज्यादा झुक गई। वो कुछ लम्हे बोल ही ना सकी, जैसे अल्फाज कहीं हलक में अटक गए हो। फिर धीरे से सर उठाया हुआ, जैसे इसके गालों पर शर्म की सुर्खी कुछ हो रही हो, और वो मध्यम सी आवाज में बोली, मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि आप किसी नावल के हीरो से भी ज्यादा रोमांटिक हैं। इसके इतना कहने पर शहीद बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। अगले ही लम्हे वो आगे बढ़ा और बड़ी आसानी से इसे अपनी बाहों में समेट लिया। जिमल ने हैरत से सांस रोकी तो शहीद हंसते हुए बोला, देख लिया, तुम मोटी नहीं हो, मैंने तो तुम्हें बड़ी आसानी से उठा लिया। जिमल का दिल धड़ककर जैसे जवाब देने लगा। इसकी सांसें बेतरतीब हो गई, मगर शहीद की गर्मजोशी और गुर्बत ने इसे एक अजीब सा इत्मीनान दिया, जैसे वो पहली बार खुद को मुकम्मल महफूज कर रही हो। शहीद ने निहायत ख्याल से इसे बेड पर लिटाया और खुद इसके करीब बैठ गया। जिमल के दुपट्टे को इसकी गर्दन से हटाते हुए इसका लम्स इतना नरम था कि जिमल की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। वो लम्हा जैसे ठहर सा गया। शहीद आगे झुका और इंतहाई नरमी से इसके करीब आया। इसकी पेशानी, इसके बालों और इसकी सांसों की गर्मी को महसूस करता हुआ इसके लहजे में चाहत की गूंज थी। मैं तुम्हें इस तरह देखकर खुद को रोक नहीं पाता जिमल। जिमल ने हल्का सा काम कर अपने हाथ बेड की चादर पर भींच लिए, जैसे शहीद की खुरबत ने इसके अंदर दबे हुए सारे एहसासात को जगा दिया हो। सुबह सूरज की हल्की रोशनी पर्दों से गुजरती हुई कमरे में फैल रही थी। शहीद बेड पर लेटा मोबाइल देख रहा था। जिमल इसकी तरफ नीम जागती हालत में देखकर सोच रही थी कि ये सुकून, ये खुरबत इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसके दिल में पहली बार यह एहसास उतरा
کہ شاید محبت واقعی انسان کے اندر پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ زمل فریش ہو کر جب واش روم سے باہر نکلی تو اس کے بالوں سے ٹپکتا پانی اور چہرے کی تازگی پورے کمرے میں جیسے ہی ایک نئی خوشبو لے آئی۔ شہر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، جیسے اس کی ساری تھکن لمحہ بھر میں اتر گئی ہو۔ وہ پرسکون مگر محبت بھرے انداز میں زمل کے پاس آیا اور اسے آہستگی سے اپنے قریب کر لیا۔ زمل کی پلکیں شرم سے لرز رہی تھی، دل تیز دھڑکنے لگا تھا اور وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول ہی نہ سکی۔ شہید نے نرمی سے اس کے نم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، صبح کی تازگی تو خوب ہوتی ہے لیکن تم پر یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے زمل۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نظر خود بخود زمل کے بھیگی گردن پر ٹہر گئی۔ وہ لمحہ بھر رکا نہیں، آہستہ سے جھکا اور زمل کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ زمل نے حیرت اور نرمی سے بھری سانس لی، جیسے یہ گرم لہر اس کے وجود میں ڈول گئی ہو۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے نظریں جھکا کر ساکت کھڑی رہی۔ شہر کے لمس نے جیسے اس کی صبح کی ساری گھبراہٹ پگھلا دی۔ زمل کے دل میں ایک نیا احساس جگا، جیسے دن کا آغاز شہر کی خطبت کے بغیر ادھورا لگنے لگا ہو۔ شہر نے اس کی پلکوں تک پھیلتی شرم دیکھ کر دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے اس کی خاموشی بھی اسے بہت کچھ کہہ رہی ہو۔ کچن میں جاتے ہوئے بھی زمل کے دل میں وہ نرم سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ جب وہ اندر پہنچی تو سب خوشی سے بولے، زمل آج تم کچھ میٹھا بناؤ گی۔ زمل ہلکا سا ہنسی، شرم ابھی تک چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً حامی بھر لی اور کھیر بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد نہایت محبت اور مہارت سے اس نے کھیر تیار کی۔ جیسے ہی سب نے چکھا تو تعریف کے پھول برسنے لگے۔ واہ زمل، اس میں تو دل کا ذائقہ آ رہا ہے۔ زمل کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری، شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اب یہ گھر سچ میں اس کا ہے۔ زمل نے جب کھیر سب کے سامنے رکھی تو بانو بیگم بے اختیار بول اٹھی، ماشاءاللہ بہت مزیدار کھیر بنائی ہے تم نے۔ یہ سن کر زمل کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پیالے میں کھیر ڈال کر آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، شہر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مدھم مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ہلکے سے آگے بڑھا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، اور ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں، مزہ بھی آئے گا۔ زمل خاموشی سے مسکرا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دونوں ایک ہی پیالے سے کھیر کھانے لگے۔ ان کی نظریں ایک دوسرے سے ملنے پر ہر بار جیسے نئی شرارت اور نئی چاہت کو جنم دیتی۔ ماحول میں عجیب سا سکون اور خلوت پھیل گئی تھی۔ زمل نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ شہر کے ساتھ بیٹھ کر کھیر کھانا بھی یہ خاص یاد بن رہی تھی۔ شہر بار بار اسے دیکھتا اور پھر نظریں چرا کر مسکرا دیتا، جیسے اس کے تاثرات کو دل میں سنبھالتا جا رہا ہو۔ رات گئے آرمی آفس سے شہر کی فون پر کال آئی۔ وہ بات کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں واپس آیا تو زمل بے حد اداس چہرے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ پھر سے جا رہے ہیں؟ شہر فوراً اس کے قریب آیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے بولتا گیا، نہیں زمل، اب میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تمہارے پاس۔ زمل کی آنکھوں میں بندھی نمی دھیرے سے اتر گئی، جیسے دل کا بوجھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ زمل کو پہلی بار لگا جیسے زندگی اس کے لیے ٹھہر گئی ہو اور شہر اس کا ٹھہراؤ کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ اگلا دن ان دونوں کے لیے خاص تھا۔ آج زمل اور شہر کا ولیمہ تھا۔ زمل نے ہلکی سبز ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ نہایت دلکش اور نظر چرانے پر مجبور کر دینے والی لگ رہی تھی۔ ولیمے میں ہر طرف خوشیاں، ہنسی اور چہل پہل تھی اور سب لوگ ان دونوں کے لیے دعائیں دے رہے تھے۔ رات کے وقت جب زمل کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں آئی، دروازہ بند کرتے ہی شہر بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ اس نے آتے ہی زمل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں چاہت کی گہری چمک تھی اور لبوں پر وہی مخصوص نرم مسکراہٹ۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر دھیرے سے بولا، شروع سے ایک خواب تھا میرا کہ اپنی بیوی کی ساڑی اپنے ہاتھوں سے اتاروں، اور آج تم میرے اس خواب کو ادھورا چھوڑ کر بدلنے جا رہی تھی۔ نہیں ڈارلنگ، یہ لمحہ صرف میرا ہے، تمہاری خوشبو، تمہارا لمس، سب میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ زمل کی پلکیں فوراً جھک گئی، چہرہ سرخی سے بھر گیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں تھام کر زور سے دبا دیا ہو۔ دھڑکن بے قابو ہونے لگی۔
शहीर ने आहिस्तगी से इसकी साड़ी के पल्लों को थामा और उतारना शुरू किया। इसका हर लम्स नरमी, मोहब्बत और जब्त शुदा चाहत से भरा हुआ था। वो इतना करीब आ गया कि जिमल को इसकी गर्म सांसें अपनी गालों पर महसूस होने लगी। फिर शहीर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के साथ इसे अपने बाजुओं में उठा लिया। जिमल हैरत में सांस रोक कर रह गई, मगर इसकी गिरफ्त में इसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। शहीर ने निहायत एहतियात से इसे ड्रेसिंग टेबल पर बिठाया, जैसे हर हरकत में इसकी नाजुकी का ख्याल रख रहा हो। फिर वो इसके सामने खड़ा होकर इसके चेहरे को दोनों हाथों में थामकर बोला, तुम नहीं जानते जिमल, तुम्हें देखकर दिल किस शिद्दत से बेकाबू हो जाता है। जिमल ने लब काटकर नजरें झुका ली, मगर दिल में एक मध्यम सी लहर दौड़ी, जैसे शहीर की खुरबत ने इसके अंदर कोई नया एहसास जगा दिया हो। शहीर ने इसकी आंखों में झांकता हुआ धीरे से कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है जिमल। जिमल ने कमजोर से हाँ में सर हिलाया, मगर उल्टी की शिद्दत और जिस्मानी नखाहत ने इसे संभलने नहीं दिया। शहीर ने फौरन गाड़ी साइड पर रोकी, पानी और टावल लेकर इसके पास बैठ गया और नरमी से इसकी पेशानी साफ की। कुछ देर आगे चलने के बाद रास्ते में एक हॉस्पिटल नजर आया, तो वो फौरन गाड़ी मोड़कर जिमल को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बगैर मायना किया फिर दोनों को बुलाया और संजीदगी से कहा, आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आप अब 2 जान हैं। मिसेस जिमल, आप प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही शहीर के चेहरे पर बेहद रोशन और बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसकी आंखों में खुशी की नमी और दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया था। वो जिमल के लिए भी खुश था और आने वाले नन्हे मेहमान की तसव्वुर से भी। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आए और दोबारा सफर शुरू कर दिया।